हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र एनवायरनमेंट में लेक्चर नंबर 18 आज हम करेंगे। आगे का चैप्टर जो भी होगा सब करेंगे। और घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पता ही होगा। अगर आपने को नहीं पता तो आप क्वेश्चन को देखिए और सीरीज देखिए, पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो फार यूपीएससी, पीसीएस और आरओ खासकर यूपीपीसीएस वगैरह सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ सबके क्वेश्चन प्रीवाइक्यू है इसमें। तो आप देखिए इसको, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आरओ का टेस्ट भी चल रहा है, आप टेस्ट को ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए क्योंकि एग्जाम जो है दिसंबर में होगा। तो जो भी आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम करेंगे प्रदूषण के बारे में। तो प्रदूषण और उसके टाइप्स के बारे में। तो ये प्रदूषण है, प्रदूषण के प्रकार हैं। तो प्रदूषण जो होता है जैसे गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण और प्राकृतिक ज्वालामुखी का फूटना और उत्पत्ति के अनुसार होता है। मानवोद्भूत मतलब एंथ्रोपोजेनिक, जिसमें मनुष्य द्वारा सब कुछ होता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल ये घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि से, प्लास्टिक, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि से। और पारिस्थितिकी स्तर, आधार पर और तंत्र पर। तो पर्यावरण के भाग के आधार पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण ये सब देख सकते हैं हम। ठीक है। तो ये रहा जो मानव द्वारा किए तो उसे एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। और बाकी यही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहेंगे? एंथ्रोपोजेनिक। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है तो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। ये देखिए यूपीपीसी 2019 पूछा गया है। जैव विद्युत प्रदूषण क्या है? तो वो वाहित मल है। जैव विद्युत प्रदूषण जैव विघटित है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है? तो वह है सीवेज। तो ऐसे प्रदूषण जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन विघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषण कहलाते हैं। ये इकोसिस्टम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण सीवेज, कागज, लकड़ी इत्यादि। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण करड़ी है? तो वह रबर। आरओ 2014 में पूछा गया है। वायु प्रदूषण के क्या है? तो वायु प्रदूषण जो होता है पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण को 3 भागों में बांटा गया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ठीक है। तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक और मानव जनित स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है? ज्वालामुखी वगैरह जो भी होता है, CO2, SO2 वगैरह। और अगला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि से। और जबकि मानव स्रोतों से धूम्रपान, कड़की और उष्मा और इत्यादि निकलना जो भी होता है, धातु को लकड़ी, कोयला जलाने वगैरह जो भी होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा क्या होता है? स्मोक। फॉग के मिलने से बनता है। जो स्मॉग होता है, जो कभी आप देखते हो मौसम में क्या होता है, धुंधला धुंधला दिखता है, जिसके जैसे सितंबर अक्टूबर में कभी कभी होता है ऐसा। तो उसमें स्मॉग को बोलते हैं, जो फॉग और स्मॉग से मिल स्मोक और फॉग का मिक्सअप होता है। यह प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अपक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषणों को जन्म देती है। ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, जिसे पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि इन्हीं द्वितीयक प्रदूषणों को प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है, यहाँ पर भी गर्म परिस्थिति तथा तेज सूर्य विकिरण को प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। तो ठीक है, ये है। अगला है, प्रकाश रासायनिक धूम्र क्या होता है? नवजात जो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? पैराक्सीटल नाइट्रेट क्या होता है? सबके बारे में बहुत कुछ दिया है। और इसको हम क्वेश्चन के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो हानिया क्या होता है? फ्लाई एश क्या होता है? फ्लाई एश क्या होता है? ये कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषण होता है, श्वास संबंधी रोग फैलाता है, प्रकाश संश्लेषण बाधा उत्पन्न करता है और वाहनों के उत्सर्जन में ये सब प्रदूषण तो बढ़ा ही होगा। हानि फ्लाई एश से क्या होती है? वायु की गुणोत्तम कमी होती है, पौधों की पत्तियां जमा होकर प्रकाश संश्लेषण बाधा होता है। खेतों में छिड़काव को मृदा जल और ग्रहण क्षमता वाले बढ़ोतरी, प्रकार फसलों की पैदावार अधिक, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ये दिया गया है क्या? साइक्लोन सेपरेटर द्वारा कड़की पदार्थों का पृथक्करण। तो यहाँ पर क्या संकड़ी कड़की पदार्थ है, फिर निकास नली है, सिलेंडर है और प्रदूषित हवा है और इनलेट है। इनलेट जिसमें डाला जाता है और आउटलेट है, वैसे बाहर आता है शुद्ध हवा।
और चक्करदार, घुमावदार, ये घूमता रहता है, ऐसे ही होता है। साइक्लोन सेपरेटर में धुएं का साइक्लोन चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है और इसके फलस्वरूप ठोस कड़की पदार्थों मतलब भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। तो प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है कौन? कौन करता है? प्रदूषण का सबसे अधिक लाइकेन, लाइकेन जो होता है, लाइकेन पेड़ को छालों पर उगते हुए लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। लाइकेन्स निम्न में से किसी ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधार पर उगे हुए पाए जाते हैं। और अगला है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ है, 8 प्रदूषकों के आधार पर बनाया गया है। तो वायु की गुणवत्ता मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लोग के आधार मतलब इन सब स्टेटमेंट के आधार पर बनाया जाता है। तो जो मतलब जो 10 से मतलब बड़े होते हैं और माइक्रोमीटर आकार की कणिका युक्त पार्टिकल का बना होता है, जिसे PM10 कहते हैं, मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10। और जो 2.5 से बड़ा होता है उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर आकार की कणिका में मतलब पार्टिकुलेट PM2.5। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड को NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO और ओजोन को O3 और SO3। यहाँ पर दिया गया AYQ के पैरामीटर ये सब हैं। ये है जो सूचकांक है कब होता है, जो 0 से 50 के बीच रहता है तो गुड रहता है और हरा रंग प्रदर्शित होता है। न्यूनतम प्रभाव होता है 51 से 100 होता है, ये सेटिस्फैक्टरी होता है, हल्का हरा होता है, इसमें लोग को समान स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। और 101 से 200 मध्य क्या मॉडरेट होता है, जिसमें पीला जलता है, इस समय हृदय के रोगी को पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। और 201 से 300 खराब मतलब पुअर होता है, जो ऑरेंज सिंबल होता है, ज्यादा समय तक संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। और 301 से 400 में वेरी पुअर होता है, जो रेड लाइट जलती है, लंबे समय तक संपर्क से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। और 401 से 500 सीवियर होता है, जिसमें गहरा लाल होता है, स्वास्थ्य रोग लोग भी प्रभावित तथा रोगग्रस्त लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब है, कुछ इंडेक्सेस हैं वगैरह। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन को। तो इंडोर वायु प्रदूषण सर्वाधिक रेडान गैस से है और रेडान एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव है। तो कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? तो वह है वायु प्रदूषण का। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो वह होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश से रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अपक्रिया का परिणाम है? तो वो अपक्रिया है NO2O3 तथा पैराक्सीटाइल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तब बनेगा क्या? रासायनिक धूम्र, प्रकाश रासायनिक धूम्र। ये प्रोसेस है पूरा। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो होता है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पैराक्सीटाइल नाइट्रेट। तो होता है पैराक्सीटाइल नाइट्रेट। तो यह धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा क्षार उत्तेजक होता है? पैराक्सीटाइल नाइट्रेट है। अगला अगला कौन सा क्वेश्चन है? सामान्य स्थिति में वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण नहीं है? तो APN है, स्मॉग है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है? तो वह है स्मॉग। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट के निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो वह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो वह लेड करती है। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो वह है CH4। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित करने प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन घुल जाता है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड से। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, क्या? कोल को जलाने से। अगला है, फ्लाई एश प्रदूषण होता है किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो वह लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचकांक है? तो वह लाइकेन और लाइकेन मॉस दोनों है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वह है लाइकेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण सांकेतिक पौधा है? तो लाइकेन है भाई। और लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के।
तो निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो जस्ता, निकेल, तांबा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, तथापि वातावरण में जल की क्रिया करके वर्षा तथा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण का यह कारण हो सकता है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो वह अंकलेश्वर। अंकलेश्वर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। इसका प्रदूषण स्कोर इतना था, इसका सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। चलिए अगला है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो वह झरिया। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वह वर्षा द्वारा। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर राज्य में किया गया? तो वह किया गया दिल्ली में। एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैलता था दक्षिण एशिया में। कथन और कारण है, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। मोटर गाड़ी में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। कूट में सही उत्तर का चुनाव करें। तो ए सही है, आर गलत है, क्योंकि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, ये गलत है। अगला, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, कौन सा है? यह है रेडान गैस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। अगला क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो वह होता है धुआं के। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों के प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। तो फ्लाई ऐश का प्रयोग कंक्रीट के रूप कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जाता है। तो दोनों सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड के बना होता है, गलत है, बल्कि कई चीजों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वह कौन सा करता है? तो वह है स्वचालित वाहन और तंबाकू, लकड़ी का जलना, तीनों करते हैं। तो 1 2 3 होगा। रोगन तथा लकड़ी के फर्नीचर से नहीं होता, तो कोई चीज जलेगी नहीं, तो कैसे करिए? निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो वह है साइक्लोन डिवाइडर, ये शुद्ध करता है। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलों में से किसको विचार में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, किसको लाया जाता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लाया जाता, बाकी सबको लाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन को और सल्फर डाइऑक्साइड को लाया जाता है, इसको मीथेन को भी नहीं लाया जाता। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 2019 में। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? तो वह कौन सा है? तो इसमें पढ़ लीजिए, मेट्रोपॉलिटन शहरों में औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन उपस्थित होते हैं। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषण को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन G20 समूह के देशों की एक अनूठी पहल है CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन केंद्रित करता है। तो कौन सा है? केवल दो सही है, CCAC मीथेन, काला कार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है, बाकी पहला गलत है। अगला है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिर में एक डिस्क किससे विस्तारित होती है? तो है पैलेडियम से। अब है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा करेंगे। तो जब वर्षा के जल में विभिन्न अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा करते हैं, जिसका मतलब अम्ल क्या होता है? जिनका पीएच मान 5 से कम हो जाता है। और क्या होता है, उल्लेखनीय है कि पीएच जो होता है, जो न्यूट्रल पीएच होता है, मतलब जो न्यूट्रल होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, 7 पॉइंट पे होता है। और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्षारीय हो जाता है, कम हो जाती है तो मतलब अम्लीय हो जाता है। क्योंकि वायुमंडल तो यहाँ पर देखते हैं 7 होता है, वर्षा का जल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में CO2 वर्षा में उसके जल में घुल करके H2CO3 का निर्माण करती है। कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल का थोड़ा अम्लीय बना देता है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड है N2 पहुंचकर ऑक्सीजन और क्या बनाते हैं? बादल के जल के साथ
रासायनिक अपक्रिया पर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनकर जो पृथ्वी पर गिरती है, इसकी को अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यह अम्ल का जमाव होता है जो आर्द्र मौसम या शुष्क मौसम में क्या होता है, आर्द्र जमा होता है, शुष्क मौसम में शुष्क जमा होता है। तो आर्द्र जमाव में वर्षा कोहरा और बर्फ के द्वारा होता है और शुष्क जमाव में वायु द्वारा बहाकर लाए गए कणों द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तो ध्यातव्य कि अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर शुष्क रूप में ही जमा होता है और उल्लेखनीय कि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है। ठीक है, यह है अम्ल निक्षेप वगैरह। यहाँ पर देख सकते हैं हम वायु प्रदूषण में घुलकर स्रोत से दूर अम्ल वर्षा करते हैं। प्रभाव क्या होता है, पौधों की पत्तियों को नुकसान होता है, श्वसन प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है, मृदा के तत्वों का अलग होना, एल्युमिनियम यौगिक मुक्त होकर वृक्षों को हानि, वर्षा द्वारा एल्युमिनियम झीलों, तालाबों और मेढक और मछलियों अम्लीय जल के अंडे देने में असमर्थ हो जाते हैं और जीवाश्म के जलने से NO2 का उत्सर्जन होता है, जिससे भारी कण वर्षा के साथ शहर में ऐतिहासिक भवनों को नुकसान पहुंचाते हैं और मनुष्य के नेत्र और गला आदि संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। तो आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर इनका नुकसान होता है। तो अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव है ये सब। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिडिक रेन और जो बाकी हाइड्रोजन आयन मृदा के एथेन आयन के द्वारा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन अम्लीय गैस और प्राकृतिक स्रोत मानव निर्मित स्रोत क्या है। तो नाइट्रोजन के अम्लीय स्रोत जो होते हैं एवं उसके ऑक्साइड के क्या होते हैं, प्राकृतिक से ज्वालामुखी से निकलता है, आकाशीय विद्युत से निकलता है, जैविक गतिविधि से निकलता है, मानव से क्या तेल कोयला गैस का दहन वनाग्नि से निकलता है। सल्फर ऑक्साइड का ये ज्वालामुखी उद्गार से प्लैंकटन वनस्पतियों को सड़ने से निकलता है। कोयले के जलने पेट्रोलियम के कच्चे तेल मानव निर्मित स्रोतों से। कार्बन डाइऑक्साइड होता है श्वसन अपघटन शहर और वनोन्मूलन और औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा ये प्राकृतिक मानव निर्मित होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल जिसे 1985 में के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी के प्रयास किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय व बहुपक्षीय स्तर पर कई देशों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। तो सल्फर से ही ताजमहल पे काफी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अम्ल वर्षा के जलीय तंत्र पर हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। तो में फ्लाई में फ्लाई की मृत्यु होती है, मतलब जो उड़ने वाली मक्खियाँ होती हैं और मेंढकों को भोजन का अभाव होता है। अम्ल के अणुओं द्वारा मछलियों के गिल्स के ऊपर म्यूकस का निर्माण हो जाता है और O2 के अवशोषण बाधा होता है जिससे और मछलियों की मृत्यु हो जाती है। कई मछलियों के अंडे का हैच, मतलब जो अंडे से बाहर बच्चे निकलते हैं उसको हैचिंग बोलते हैं, बोल पाना। और निम्न पीएच की वजह से ऊतकों का लवण संतुलन समाप्त होना, पीने के पानी का भोजन के माध्यम से भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है। तो शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में अम्ल वर्षा का निक्षेप पत्तियों के बुरे रंग के लिए उत्तरदायी है। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधे मौसम कीड़ों व बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। पीएच का मान अम्ल से कम होता है। अम्ल जानते हैं कि खास वातावरण में किसी सूक्ष्म जीव की जातियों का प्रसार और उत्पादन दर है वहाँ के पीएच पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक और है, इस अम्ल के मतलब ये जो नॉर्वे अम्ल वर्षा से काफी प्रभावित देश है। इसके दक्षिणी भाग पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है जिसके कारण यहाँ की झीलों एवं नदियों का अधिकांश जल अम्लीय हो चुका है। इस अम्ल की वर्षा के कारण झीलों की जैविकी दृष्टि से मृत्यु हो रही है। इन्हीं वजह से अम्ल वर्षा को झील मतलब लेक किलर भी कहा जाता है। कनाडा व अन्य स्कैंडिनेवियाई जो देश है स्कैंडिनेवियन देशों में भी अम्ल वर्षा होती है जो वहाँ काफी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ये यूएसए एवं कनाडा के मध्य वायु गुणवत्ता समझौता भी किया गया। वर्तमान समय में भारत में अम्ल वर्षा की समस्या विकराल नहीं है। तो बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है और WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए अध्ययनों से इस बात की पुष्टि की है कि अधिकांशतः भारतीय नगरों में वर्षा के जल में अम्लता का स्तर अभी सुरक्षित सीमा से काफी कम है। तो ध्यातव्य कि अम्ल वर्षा सूचना मतलब एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर इंग्लैंड में मैनचेस्टर में स्थापित है। अब क्वेश्चन करेंगे, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है कौन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में मेथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो वह होता है नाइट्रस ऑक्साइड और क्या है ये सल्फर डाइऑक्साइड।
तो NO2 और N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O और SO2 और नाइट्रोजन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल दृष्टि का कारण है? तो वह कौन सा है? सेम क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछेगा, बस इतना याद कर लोगे ना पक्का, अगर आ गया तो नंबर तो इंक्रीज होना ही होना है, कितनी बार पूछा गया है देखो। अगला है अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? तो है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो वह रहता है नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में होते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा के घटक क्या हैं? तो वह है HNO3 और H2SO4, तो डी है। अम्ल वर्षा के नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो डी है। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, वो कौन सा है? सल्फर के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है वो कारखानों में होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो वह है SO2। अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? तो वह होते हैं कनाडा और नॉर्वे, तो ये बी। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो होती है नॉर्वे में। और अब अगला है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण भी कर लेते हैं। जल में प्रदूषण एक व्यापक समस्या है, नाना प्रकार के मतलब बहुत सारे टाइप से होते हैं जल प्रदूषण। तो क्या होता है, जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उससे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है, जो सुपोषण होता है। जब अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषण मात्रा को बढ़ा देता है। अत्यधिक पोषक की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। शैवालों का विकास बहुत तेज होगा। इस तरह का शैवाल ब्लूम, जिसमें मुख्यतः ब्लू ग्रीन शैवाल की अधिकता रहती है, पूरी जल सतह पर आच्छादित हो जाती है। शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है, शैवाल व जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में लेते हैं। साथ ही ये टॉक्सिन भी मतलब जहर भी जलाशय से निष्कासित करते रहते हैं। जलाशय में जलीय जंतु जो होते हैं, जंतु के O2 का अभाव हो जाता है और वो मरने लगते हैं। इस प्रकार के सुपोषण के कारण भी जैव प्रजातियों की विविधता नष्ट होने लगती है, अतः पोषण की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप भी जैव प्रजातियों का नाश होने लगता है। तो यह है कसाई खाने का अपशिष्ट, बहिर्भूत जल प्रदूषण है, फैक्ट्रियों के अपशिष्ट निकलते हैं जलाशय में पोषक तत्वों के नाइट्रोजन फास्फोरस की वृद्धि से। फिर शैवाल ब्लूम जलीय पौधे का वृद्धि होता है, फिर जलाशय की सतह पर फैल जाता है, फिर O2 की कमी से निष्कासित होती है, जल्दी जीवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जल प्रदूषण संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन है। कौन सी? फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ना। इससे जल गुणवत्ता में कमी आने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? जब जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकाय में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक हो जाता है। जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अत्यधिक कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप धूल ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, अतः O2 की मात्रा मांग बढ़ जाती है और अपशिष्ट की मात्रा सीधे संबंध है। मतलब अपशिष्ट जिससे बढ़ेगा ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इस मांग को जैव ऑक्सीजन डिमांड मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड DO से मतलब क्या हमेशा कम होगा, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन से कम होगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रोपोर्शनल टू क्या है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो देहात में कुछ मात्रा में सहनशील प्रजातियों के जेल एनलरीड तथा कुछ कीटों के लिए डिम भी बहुत अधिक प्रदूषण तथा कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में कानपुर में इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है क्या? गंगा नदी में BOD। वस्तु कानपुर में गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ BOD अधिक है। भूमिगत जल की प्रदूषित मात्रा वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक है।
और ये संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में देखो, भारत में कई जगहों पर भूमिगत आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग में भूमिगत चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निष्कासन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यातव्य है कि आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फूट नामक बीमारी हो जाती है। तो आर्सेनिक से उत्पन्न होता है, तो ब्लैक फूट होता है, डायरिया होता है, पेरिफेरल न्यूरिटिस होता है और हाइपर कीरेटोसिस होता है और फेफड़े का रोग होता है, त्वचा का रोग होता है। आर्सेनिक से एक रोग भी पूछ लेता है। गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है और उल्लेखनीय है कि आर्सेनिक रासायनिक कीटों के खरपतवार नाशियों के छिड़काव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। 2011 में की WHO की रिपोर्ट के अनुसार पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की मात्रा 0.01 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए, जबकि भारत में वैकल्पिक स्रोत के अभाव में इसकी मात्रा 0.05 मिलीग्राम लीटर स्वीकार्य है। उल्लेखनीय है कि धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। आर्सेनिक भूजल के जरिए अनाज में पहुंच जाता है, जिससे समूची खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। तो भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में बांग्लादेश पर मध्य मतलब पद्मा मेघना मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। बाद में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव गांव में भूमिगत जल आर्सेनिक से अत्यधिक प्रभावित है। उल्लेखनीय 2019 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च जल जीवन मिशन में आर्सेनिक के उपचार की व्याख्या की गई। मिशन की शुरुआत 2021 तक विभिन्न राज्यों में 10,650 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों के पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया गया। दामोदर नदी झारखंड के कमार पाट में निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यहाँ देश की अत्यधिक प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्गों में तो यह जैविक मरुस्थल मतलब बायोलॉजिकल डिजर्ट होकर रह गई है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है। देश में मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और उत्तर मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है। भारत की 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। 15% जनसंख्या खुले कुओं या जल के खुले स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है। तो ये सारे डाटा रहे। तो उल्लेखनीय है कि जैव शौचालयों प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर से पानी और गैस में परिवर्तित कर देते हैं। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाता है। भूमिगत जल प्रदूषित दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो आर्सेनिक है। अभी आपने आर्सेनिक बारे में पूरा पढ़ा। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है कौन सा? तो ये चमड़ा होता है। चमड़ा मतलब औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। ये प्रदूषण तथा जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है? तो वह है यूट्रोफिकेशन। अगला है सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो दोनों ऑप्शन सही है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यक मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किसका? जलीय वातावरण का। अगला क्वेश्चन है किस जल क्षेत्र में बीओडी की अधिक संकेत देती है कि इसका जल क्या है? उसका जल क्या है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारित के लिए घुली हुई मात्रा में मापी जाती है क्या? ऑक्सीजन को। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। जैव ऑक्सीजन मानक किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो वह जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रदूषण के मापन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो वह पश्चिम बंगाल में। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कहलाती है दामोदर नदी। भारत की निम्नलिखित नदी में से किसके जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो वह कहते हैं दामोदर को। तो यह भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार किया। जैव शौचालय में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल एनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है और इस अपघटन के अंत उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल वाष्प होते हैं जो वायुमंडल निर्मित होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि वर्तमान में 100% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालयों का समावेश होता है। शौचालय अपनी प्रणाली अवायवीय जीवाणु विशेष पदार्थों को विखंडित कर से पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है। और उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित है? तो वह है यमुना और गोमती दोनों।
तो 2028 पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, तो निम्नलिखित में कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं, तो कौन सा पाया जाता है, तो पाया जाता है फार्माडॉल और फॉर्मल्डिहाइड और यूरेनियम। तो नहीं नहीं, ये फ्लोराइड, यूरेनियम और कौन सा पाया जाता है, और पाया जाता है आर्सेनिक। ये तीन नहीं, ये तीनों पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन थी। नौकली संरक्षण तो उत्पन्न होता है कहाँ पे, तो फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, तो होता है शायद दिल्ली था, मुंबई भी है। तो महानगर में प्रथम स्थान दिल्ली में भारत में सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर था। वर्तमान में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उपलब्ध आंकड़ों में मुंबई सर्वाधिक ठोस है। तो भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड प्रबंधित है। तो ये हो गया आपका जल प्रदूषण। अब करेंगे हम समुद्री प्रदूषण नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।